नमस्कार दोस्तों। मनोविज्ञान में आज सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मनोविज्ञान का परिचय कि मनोविज्ञान क्या है। और उस मनोविज्ञान के परिचय के संदर्भ में देखें तो ये सब्जेक्ट का बेस है जो सभी के लिए अनिवार्य है। तो मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, इन दोनों को मिलाकर बनती है शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि टीचर्स एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाने वाला टॉपिक है आपका मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के टॉपिक में, जिसका नाम है मनोविज्ञान एक परिचय। मनोविज्ञान परिचय। देखिए मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं था, वर्तमान में मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो ये सबसे पहले कहाँ से आया, किस प्रकार आया, उस संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहाँ से आया? तो ये प्रश्न बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी साइकोलॉजी शब्द, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से क्या बढ़ता है। कि साइकोलॉजी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के दो शब्द हैं। दो शब्द कौन कौन से हैं देखिए। एक शब्द है साइकी प्लस लॉग्स। परंतु इस बात को आप पेपर की दृष्टि से देखें तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर ऑप्शन में लैटिन भाषा दिया है तो आप लैटिन भाषा करें, अगर नहीं दिया है तो ये जो दोनों शब्द हैं ये दोनों ग्रीक भाषा के हैं। कि साइकोलॉजी जो शब्द है, साइकी और लॉग्स जो शब्द हैं, ये दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं जो यूनान देश में बोली जाती थी। तो इसीलिए इसे बोलते हैं यूनानी भाषा। तो मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया, मैंने आपको ये भी कह दिया कि ये लैटिन भाषा के शब्द हैं, मैंने आपको ये भी कह दिया ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। परंतु ध्यान रखना है पेपर में आपको तीनों साथ में नहीं देगा। अगर तीनों साथ में देता है, आपको पूछ लेता है कि साइकी और लॉग्स किस भाषा के हैं, तो आपको ग्रीक भाषा के शब्द करने हैं। अब है क्या, देखिए यूनान देश में जो बोली जाती है वो होती है यूनानी। जैसे भारत में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाएगी? भारतीय। वैसे यूनान देश में बोले जाने वाली भाषा कहलाएगी यूनानी। और यूनानी भाषा के अंदर ग्रीक भाषा से दो शब्दों की उत्पत्ति हुई, कौन सी? साइकी धन लॉग्स। और इन्हीं इसी भाषा को क्या बोला जाता है? ये मिली जुली भाषा ग्रीक और दूसरे शब्द युग्मों को बोला जाता है लैटिन भाषा। जो तो ये ध्यान रखना है आपको, ये साइकी और लॉग्स दोनों ही ग्रीक भाषा के हैं। परंतु ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो आपको ज्यादा प्राथमिकता साइकी के लिए तो इसकी देनी है, और किसी शब्द के लिए पूछे तो आपको लैटिन भाषा इसका उत्तर देना है। अगर बात करें अब कि साइकी क्या थी और लॉग्स क्या है, तो देखिए साइकी को इंडिया में अगर अपनी इंग्लिश की बात करें तो साइकी को बोलते हैं सोल्स और लॉग्स को बोलते हैं स्टडी। सोल्स और स्टडी। अब सोल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सोल्स को हिंदी में कहते हैं आत्मा, और स्टडी को बोलते हैं अध्ययन। तो क्या मीन हो गया इसका? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। तो पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि साइकोलॉजी शब्द का अगर आपको पूरे शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ की बात करें कि अंदर छुपा हुआ अर्थ क्या है, तो इसका ध्यान रखना है आत्मा का अध्ययन इसका उत्तर होगा। अगर पूछ ले वर्तमान में साइकोलॉजी किसका किस संदर्भ में लिया जाता है, तो अपन आगे बात करेंगे। परंतु वो शाब्दिक अर्थ की बात करे तो शाब्दिक अर्थ का मतलब है आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी के अंदर छुपा हुआ अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा आत्मा का अध्ययन। अब साइकोलॉजी शब्द की बात करें कि साइकोलॉजी आया कहाँ से, तो ये एक दर्शन शास्त्र, फिलोसफी जिसे बोलते हैं, उसका पार्ट थी। मनोविज्ञान किसका भाग थी? दर्शन शास्त्र का भाग थी या अंग थी। अब कैसे अंग थी? आपने देखा होगा जब हम कक्षा 6 से 12 तक, कक्षा 6 से 10 तक पढ़े तो एक ही बुक लगती थी हमारी, कौन सी? सामाजिक विज्ञान। कौन सी बुक लगती थी? सामाजिक विज्ञान। और इस सामाजिक विज्ञान में क्या क्या होते थे? इतिहास होता था, भूगोल होती थी,
राजनीति होती थी, ठीक है, कल्चर संस्कृति होती थी, अर्थशास्त्र होता था, पर्यावरण होता था, यानी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट एक ही किताब में इंक्लूड होते थे जिसका नाम था सामाजिक विज्ञान। वैसे ही एक बुक थी या एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था दर्शन शास्त्र, और ये दर्शन शास्त्र में अंग थी एक दर्शन शास्त्र का, तो इस दर्शन शास्त्र के अंग थी, तो मनोविज्ञान जब दर्शन शास्त्र में थी तो इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था मानसिक दर्शन। मनोविज्ञान का अगर आपको पूछ ले कि सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो मनोविज्ञान को जब दर्शन शास्त्र में थी तो इसे मानसिक दर्शन के नाम से जाना जाता था। इसके बहुत सारे भाग थे, जैसे वास्तुशास्त्र, वास्तु दर्शन कह दो, वास्तुशास्त्र कह दो, ज्योतिष शास्त्र कह दो, ये सारे इसी के भाग थे। किसके भाग थे? ये फिलोसफी के भाग थे, दर्शन शास्त्र के भाग थे। तो अगर दर्शन शास्त्र के संदर्भ में बात करें कि जो दर्शन शास्त्र था, जब मनोविज्ञान इसके अंदर इंक्लूड थी, तो इसका नाम था मानसिक दर्शन। मानसिक दर्शन। अब मानसिक दर्शन और दर्शन शास्त्र का मां क्या फर्क है, ये चीज को पतो करने खातर आप पाएंगे, थोड़ा सा अंदर जावांगे, डिटेल में दिखाऊंगा कि ये जो दर्शन शास्त्र है ये हमेशा किस पे चलती है, ये कल्पना पे चलती है, या इसे आप कह सकते हो ये काल्पनिक है। आपने देखा होगा कि पंडित वगैरह हाथ देकर बता देते हैं कि आपका भविष्य क्या होगा, वो एक दर्शन शास्त्र का ही भाग है, क्योंकि दर्शन शास्त्र में ये बात कही गई है कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, अच्छे बुरे कर्म मनुष्य के साथ चलते हैं। ये बात कहाँ कही गई है? दर्शन शास्त्र में कही गई है। परंतु दर्शन शास्त्र का एक भाग थी कौन? मानसिक दर्शन। मानसिक दर्शन का यह अर्थ था कि मनुष्य वर्तमान में क्या है, मनुष्य वर्तमान में क्या है, पिछले कर्म वगैरह कुछ नहीं है, आज वर्तमान में जो है वही बात स्वीकार करता है। कौन? मानसिक दर्शन। इसे ही हम क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। और ये क्या थी? ये सारी कल्पना पे चलती थी दर्शन शास्त्र, और ये चलती थी यथार्थ पे। यथार्थ का मतलब है वास्तविकता पे चलती थी, वास्तविकता पर ये इन चलती थी। तो देखिए, एक व्यक्ति जो सारा दिन गप्पी गप बोला है, सारा दिन झूठी झूठ बोला है, और एक आदमी सारा दिन सच्ची सच बोला है, तो कितना दिन सागे रिस्क है। तो दोनों चीजें सागे रहने को मतलब है कि ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी, क्योंकि दोनों की विचारों में क्या है? मतभेद है। एक सत्यता को स्वीकार करता है, एक झूठी बातों को स्वीकार करता है, कल्पना पे चलता है। इसीलिए इन दोनों के विचारों के बीच में मतभेद था, इसलिए मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग होगी। और इसे अलग करने का श्रेय की बात करें कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो सबसे पहले बात करें कि इस मानसिक दर्शन, ये देखिए, ये जो मानसिक दर्शन है, इसे सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द से किसने नवाजा, ये बात अपने थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो बात है 1590 की, बात है 1590 की। 1590 में एक बंदा आया जिसका नाम था रुडोल्फ गाइकले। रुडोल्फ गाइकले, कई बार गोयकले गाइकले भी लिखा होता है, एक ही बात होती है कि रुडोल्फ गाइकले जो बंदा था, इस बंदे ने सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ गाइकले। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, मैं से मनोविज्ञान और रू से रुडोल्फ गाइकले। और अपन कौन से प्रदेश में रह रहे हैं? मरुस्थल प्रदेश में रह रहे हैं, मरु प्रदेश में रह रहे हैं। तो ये ट्रिक से भी याद रह सकता है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला बंदा था रुडोल्फ गाइकले। इसने तो सिर्फ नाम दिया है, मानसिक दर्शन को इसने क्या नाम दे दिया? मनोविज्ञान नाम दे दिया। अब देखिए कि इस मनोविज्ञान को अलग कौन करेगा, कि दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों की विचारधाराएं अलग है, दोनों में मतभेद है। तो बात आती है 1870 की। 1870 ईस्वी में एक बंदा आया, जिस बंदे का नाम था विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। 1870 में विलियम जेम्स के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से क्या हो गई? अलग हो गई, और मनोविज्ञान की अलग विचारधारा अपना ली गई कि मनोविज्ञान क्या करता है। मनोविज्ञान एक सब्जेक्ट के रूप में बाद में आएगा, परंतु मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग कब हुई? 1870 में।
अब बात करें 1890 में, देखिए ये 1590 है और ये 1890, 300 सालों का फर्क है। 1890 में एक विलियम जेम्स की पुस्तक आई थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन हुआ, जिसने अलग किया उसी ने इसकी किताब लिख दी। और कब लिखी थी? 1890 में। अब अगर बात करें इस संदर्भ में कि 1879, ध्यान रखना इसमें से 5 प्रश्न बनते हैं और 5वें प्रश्न पेपर में रिपीट हुए हैं। 5 प्रश्न आए थे, इस एक लाइन से आते हैं। तो देखिए 1879 में क्या हुआ था? विलियम वुंट, एक बंदा था विलियम वुंट। इस विलियम वुंट ने क्या किया? जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है लिप्जिंग, जर्मनी का एक शहर है जिसका नाम है लिप्जिंग। यहां मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। परंतु ये प्रश्न हमने बार बार पढ़ लिया, बार बार रिपीट हो गया, परंतु ये पूछ सकता है कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनाई गई थी वो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो उस विश्वविद्यालय का नाम आपको याद रखना है जो वर्तमान में भी संचालित है, जिसका नाम था कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, लिप्जिंग, जर्मनी में। तो ध्यान रखना है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई और इसे स्थापित करने वाला कौन था? विलियम वुंट था। और कौन से शहर में? लिप्जिंग शहर में। कहां? जर्मनी में। अब हम रिपीट करते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा, देखिए ये लाइन मैं बार रिपीट करा रहा हूं। 1879 प्रतिपादक विलियम वुंट, क्या हुई थी? प्रथम प्रयोगशाला कहां बनी थी? जर्मनी। जर्मनी का कौन सा शहर? लिप्जिंग। और लिप्जिंग का कौन सा विश्वविद्यालय था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। अब इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो कि देखिए ये बूंट है, बूंट से आप याद कर लो, बूंट है और बूंट आपको किस रंग के लेके आने हैं? काले रंग के लेके आने हैं। ये देखो कार्ल मार्क्स, काले रंग के बूंट लेके आने हैं जिसपे मार्का लगा होगा। और आप जब बचपन में छोटे थे तब आपको कौन से बूंट ला के दिए थे? सबसे पहले लिप्जिंग, लिप्जिंग। कौन से जो ऐसे बोलते ना, आवाज आती थी, आप चलते थे पीछे से आवाज आती थी, जिकान बागड़ी भाषा में कान तो पिमटियारा बूंट, ठीक है नहीं, वह बूंट। तो यानी वो लिप्जिंग, लिप्जिंग वाले बूंट थे। तो ऐसे इसको याद रख सकते हो। ये तो अपने मनोविज्ञान के बाहर विदेश की बात होगी कि विदेश में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कब की गई थी। अब अगर भारत में, अब इसे देखो इसने की है, तो ये प्रश्न एक बार पूछा गया था कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। तो देखिए प्रयोगशाला जिसने बनाई है वही जनक होगा। प्रयोगशाला किसने बनाई है? विलियम वुंट ने बनाई है। तो ये लीजिए विलियम वुंट ही होगा इसका उत्तर, क्या दिक्कत है इसमें। फिर उसके बाद की बात करें कि भारत में कब क्या हुआ। भारत में देखिए 1916 में भारत के अंदर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला। और कहाँ की गई ये आप बताएं। देखिए भारत वाले हर चीज को कल पे छोड़ देते हैं, काल करांगा आज रहने दो, काल ही कर। तो काल याद कर लो, भारत की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? काल से हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित की गई। और किसने स्थापित की थी? तो इसको की थी डॉक्टर N.N. सेनगुप्त ने, N.N. सेनगुप्त ने इसको स्थापित किया। और सबसे पहले जो विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और वहां पर इसको स्थापित किया गया या सब्जेक्ट के रूप में अपनाया गया। तो कौन सा था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इसे सब्जेक्ट के रूप में अपनाया भारत के अंदर। तो ये मुख्य बातें थी। मनोविज्ञान ने अपना घर कैसे बनाया, किस प्रकार ये अलग हुई, क्यों अलग हुई, सब चीजें आपको बता दी। अब एक अप्लाइड मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं। तो ये कब शुरू हुई थी? ये हुई थी सन 1938 में, जिसे बोलते हैं अनुप्रयुक्त
मनोविज्ञान। इस वीडियो के अंत में जितने भी सन से संबंधित तथ्य हैं वो सारे मैं आपको इस वीडियो के अंत में करवा दूंगा, जितने भी सन हैं। ठीक है, तो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान सन 1938 में इसकी एक शाखा खुली और इसका एक विभाग प्रारंभ हो गया था। तो ये मनोविज्ञान का साधारण सा परिचय था कि भारत में मनोविज्ञान आ गई है। अब अगर बात करें कि मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या रहा, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या रहा। विकास क्रम का अर्थ है कि मनोविज्ञान पहले क्या थी, बाद में क्या हुई। जैसे अगर बात करें कि छोटा सा बच्चा होता है तब उसे क्या नाम देते हैं, जो वर्तमान नाम होता है उससे नहीं, उसे बाबू, मुन्ना, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर उसे अलग नाम से, फिर उसकी शादी हो जाती है अलग नाम से, फिर वो थोड़ा सा बूढ़ा होता है तो फिर अलग नाम से। उसी प्रकार मनोविज्ञान के बहुत सारे नाम हुए। धीरे धीरे जैसे जैसे जवान होती गई वैसे वैसे इसके नाम बदलते गए। तो उसी संदर्भ में विकास क्रम की बात करें तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में बात करूं तो मनोविज्ञान का विकास क्रम आपको इस तरह से याद रख सकते हो। आप एक चीज याद रख लीजिए, आम चावल। सबसे पहले विकास क्रम की बात करें तो मैंने आपको बताया था 1590 क्या आई थी, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई थी। शब्द की उत्पत्ति, मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम आया तो शताब्दी कौन सी हो गई, 16वीं शताब्दी। 1590 तो शताब्दी कौन सी होगी, 16वीं शताब्दी। और यहां मनोविज्ञान को यहां आ से ले लीजिए, आत्मा का विज्ञान, सोल ऑफ साइंस जिसे बोलते हैं, आत्मा का विज्ञान। तो ध्यान रखना है 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान कहा गया। और ऐसा करने वाले जो विचारक थे वो वर्तमान में जीवित नहीं थे, क्योंकि मनोविज्ञान पहले ही दर्शन शास्त्र से निकली थी। तो उन्हीं की विचारधाराएं जो पहले दर्शन शास्त्र में जो अनेक विद्वान हुए थे, जिससे अगर बात करें सबसे पहले बात करें प्लेटो की। प्लेटो का शिष्य था कौन, अरस्तु। कई किताबें अरस्तु का दूसरा नाम देती है जिसे बोलते हैं एरिस्टोटल, और एक था इसमें डेकार्टे। ये सारे मनोवैज्ञानिक नहीं कह सकते आप इन्हें, ये दर्शन शास्त्री थे। ये मनोविज्ञान तो, क्योंकि मनोविज्ञान तो आ रही है कौन सी शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में। और ये व्यक्ति कितने 300 ईसा पूर्व जन्म हुआ था इन सभी का। तो आप इसे मनोवैज्ञानिक तो कह ही नहीं सकते, ये दर्शन शास्त्री हैं, ये कह सकते हो। और दर्शन शास्त्र में जब थे तो इन्होंने मनोविज्ञान के बारे में क्या विचारधारा बताई थी, इन्होंने ये कहा था कि मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन करती है, वो आत्मा का अध्ययन करती है। कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, आत्मा का अध्ययन करती है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या हम किसी व्यक्ति की आत्मा का अध्ययन कर सकते हैं? किसी ने आत्मा को देखा है, वो कैसी होती है, किस प्रकार काम करती है, उसका रूप कैसा है? इस संदर्भ में हम बिल्कुल भी, हमारे पास इसका उत्तर निराधार होगा, हमारे पास कोई आधार नहीं होगा। और ये प्रश्न जब इन्होंने इनके सामने, ये इसके समर्थक विद्वान थे जिन्होंने इस बात की समर्थन दर्शन शास्त्र में किया था कि मनोविज्ञान जो पार्ट है, मानसिक दर्शन जो भाग है, वो आत्मा का अध्ययन करता है, जो कि बात क्या थी, असत्य थी। अब इस बात को प्रश्न जो आलोचक हुए, यहाँ आलोचक हुए जिनका नाम था पोम्पोनोजी, और इनका एक शिष्य था जिसका नाम था जे.एस. रोस। इन विद्वानों ने ये पूछा, जो इन बातों का समर्थक करते थे, क्यों अरस्तु और वो तो इस टाइम तक मर चुके थे, उनका समय काल नहीं है ये, परंतु जो इनकी बातों को मानते थे उन लोगों से इन लोगों ने प्रश्न पूछा कि आप हमें ये बताइए कि आत्मा का अध्ययन कैसे किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो आप हमें ये बताइए कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा की प्रकृति कैसी है, और आत्मा को पढ़ने की अध्ययन विधियां क्या क्या हैं, अध्ययन विधियां क्या क्या हैं। जब 1, 2 और 3 ये 3 प्रश्न जब इन लोगों ने इन समर्थक विद्वानों के लोगों से पूछा, तो वो लोग इस प्रश्न का उत्तर देने में क्या रहे, असमर्थ रहे। और असमर्थ देने का मतलब क्या था, ये उत्तर ही नहीं दे पाए कि आप मुझे बता दिए आत्मा का स्वरूप कैसा है, आकृति कितनी है, बता सकते हो आप कैसी, कितनी आकृति, आत्मा कितनी है, नहीं बता सकते। वो उसका नेचर कैसा है, यानी प्रकृति कैसी, अच्छी बुरी कैसी है, नहीं बता सकते। और उसे पढ़ने की अध्ययन विधियां क्या है, ये भी हम
नहीं बता सकते। अब बताने का मतलब क्या था, अब सीधी सी थाने बागड़ी भाषा में बताऊं, मैं कि नहीं पूछ लियो कि आत्मा को स्वरूप किसो को है बेटा। तो एक सेमिनार के अंदर पूछा था, तो एक लड़की ने कहा गुरुजी मैं ज्यादा तो कौन जानू, पर मैं आत्मा जो सब सुने वो हमेशा ही माड़ा आदमी खातर सुने भी आत्मा हुए गुरुजी रात ने निकले जी, धोले रंगी हुए, लंबा लंबा बाल हुए, नाखून हुए जी, आवे डरावनी आवाज आ जी, तो इसी कोई आत्मा को नहीं हुए। और वे वही अगर मैं किसी महात्मा से पूछूं तो वो क्या कहेगा कि आत्मा में ही परमात्मा है। तो आत्मा के कितने स्वरूप सामने आ रहे हैं, आत्मा अच्छी भी है और आत्मा बुरी भी है। तो ये प्रकृति स्पष्ट ही नहीं हो रही अच्छी बुरी की, स्वरूप स्पष्ट नहीं हो रहा उसे पढ़ने का। तो ये प्रथा यहाँ क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। और अब आपकी ये कौन सी शताब्दी है, 16वीं। नेक्स्ट कौन सी शताब्दी आएगी, 17वीं। 17वीं शताब्दी में जब इन लोगों ने इस बात का समर्थन करने में विरोध किया, तो इन लोगों से पूछा गया कि फिर आप बताओ हमें कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है, या मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इन लोगों ने बताया, देखो मैं, ये देखो मैं ना, मैं से याद कर लो, मन या मस्तिष्क का विज्ञान। इन लोगों ने, जो पोम्पोलॉजी था, इसने बताया कि मनोविज्ञान जो भाग है, मानसिक दर्शन जो भाग है, मैं यहां देख लो मनोविज्ञान अभी तक अलग नहीं हुई है, अभी मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र में है, क्योंकि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से लोग हुई 1870 में, तब तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग है। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करती है। अब मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने के समर्थक विद्वान कौन कौन थे, तो देख लीजिए कौन कौन थे। देखो सबसे पहले इनमें मुख्य भूमिका निभाने वाला था पोम्पोलॉजी। ये कहां का था, ये इटली का था। फिर था जॉन लॉक, फिर था जे.एस. रोस, एक था इसमें बर्कली, एक था इसमें थॉमस रीड। इन लोगों ने ये कहा कि मनोविज्ञान जो है या मानसिक दर्शन जो भाग है वो किसका अध्ययन करता है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन करता है। परंतु क्या ये बात आपके माइंड में आई कि मन और मस्तिष्क कहाँ होते हैं? आपके मन में अब क्या चल रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो को स्किप करके देख लूं, तेज करके देख लूं, ये तो टाइम पास कर रहे हैं। अब मैं आपके मन का अध्ययन नहीं कर सकता, परंतु मस्तिष्क के अंदर क्या चल रहा है वो भी नहीं पढ़ सकता, मन को भी नहीं पढ़ सकता, आत्मा को भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आत्मा भी क्या है, आंतरिक है, मन भी क्या है, आंतरिक है, मस्तिष्क भी क्या है, आंतरिक है। तो आंतरिक वस्तु का अध्ययन हम नहीं कर सकते। अब इन लोगों ने कहा कि हम मन का अध्ययन कर सकते हैं। तो जब इन लोगों ने यह प्रश्न किया तो इसके आलोचक आ गए। अच्छी चीज होगी तो उसके आलोचक आएंगे। तो इसके जो आलोचक आए थे वो आए थे विलियम वुंट, और इसका शिष्य था कौन है, टिचनर। इन लोगों ने कहा कि पोम्पोलॉजी भाई जी थे, यहाँ बताओ थे कह दियो भी मनोविज्ञान मन को अध्ययन करा है या मस्तिष्क को करा है, तो थे माने एक चीज बताओ जी का प्रश्न थे बाऊ करया। पहला विचार कहूं थे मन भाई चीजा उत्तर दे दो कि मन का स्वरूप कैसा है, मन का स्वरूप कैसा है, मन की प्रकृति कैसी है, और उसे पढ़ने की अध्ययन विधियां कैसी हैं। जब इन प्रश्नों को इन लोगों ने पूछा तो इन प्रश्नों का उत्तर देने में ये लोग क्या रहे, असमर्थ रहे। जो समस्या पहले भाग में आई वही समस्या कहाँ आ गई, दूसरे भाग में आ गई थी। तो अब इनको याद करने की ट्रिक आपको करवा देता हूं मैं। तो देखिए वो तो आपको याद रह जाएगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे याद कर लो। ये देखो आ और मैं, आम है आपके पास। अरस्तु बोला अपने चेले से कि बेटा एक प्लेट लेके आ। ये देखो प्लेट शब्द आ रहा है इसमें कि प्लेट लेके आ। तो चेलन का गुरुजी क्या करोगे, कहते मुझे क्या खाना है, आम खाना है। कैसे, काट कर खाना है। ये देखो काटे, काट कर खाना है। गुरुजी थोड़ा बहुत मन दोगा, नहीं बेटा टोटल का टोटल मैं खाऊंगा। तो इसे भी याद रख सकते हो आप ट्रिक से। अब ये देखें यहाँ ये मन, तो याद रख लियो एक आदमी को मस्तिष्क यानी माइंड आ गयो, आदमी को वो गड़ होगी, वह पागल हो गयो, यानी मस्तिष्क हिल गया उसका। उस व्यक्ति का नाम क्या था, उस व्यक्ति का नाम था थॉमस रीड। थॉमस रीड का क्या हिल गया, दिमाग हिल गया या मस्तिष्क हिल गया। अब उसे क्या कर दिया, हिल गया तो उसको लॉक में बंद कर दिया। लॉक का मतलब एक ताला लगा दिया और कमरे में बंद कर दिया। अब पागल आदमी को कमरे में बंद करेंगे तो क्या आएगी, रीस आएगी। रीस आएगी मतलब रोस। अब उससे रीस आई, उसने क्या किया, वहां एक ईंट पड़ी थी, ये देखो ईंट, ईंट से याद रहेगा इटली।
ईंट पड़ी थी, ईंट उठा ली और वहां एक पंप पड़ा था। पंप से याद करना है पंपोलॉजी। पंप से क्या याद करना है? पंपोलॉजी। पंप जानते हो? ढोलकी, जिसकी बागड़ी भाषा में बोला ढोलकी पड़ी बन चक्की, अरबी ईंट उबिन क्या कर दी? ब्रेक कर दी, तोड़ दी, खत्म कर दी। और ये आपको इसके विद्वान याद रह जाएंगे। तो ये जो थे इन लोगों की समस्या, आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें आप। मन वाले की दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने किसी से पूछ लिया कि मन की आकृति कैसी होती है, तो कई व्यक्तियों ने कहा गुरुजी मन तो मन ही है जी। तो मैंने आपके किसी से पूछा बेटा मन कितने होते हैं, तो एक बच्चे ने मेरे को आंसर दिया था कि गुरुजी मन तो दो है जी। किसो का ऊपर लो मन है, नीचे लो मन जी। लड़ाई कराने कहा नहीं, मैं तो ऊपर ला मनाऊ करो, तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्रकृति स्पष्ट नहीं है। किसी से पूछा मन किसो है, गुरुजी ईशो है जी, आकृति है मन की। एक जनो खड़े बोलिया तो गलत है जी, इया हो जी मन तो मन की कोई आकृति नहीं है। इसे पढ़ने की कोई अध्ययन विधियां नहीं है, मैं किसी का मन नहीं पढ़ सकता, ठीक है। और एक तो ये इसकी मुख्य बातें थी। अब ये 17वीं शताब्दी है, तो यहाँ अपने 16वीं में पढ़ा आत्मा का विज्ञान, 17वीं में पढ़ा मन और मस्तिष्क का विज्ञान। अब कौन सी शताब्दी आएगी? अब आएगी आपकी 19वीं शताब्दी। अब 18वीं शताब्दी आपको छोड़ना है। देखो 16वीं थी, 17वीं थी, तो ऐसे याद करो 16वां भी टप्पया, 17वां भी टप्पया, 18वें मुंडा बदनाम हो रहा है, तो बदनाम वाला साल अपने को नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट साल सीधा ही पढ़ना है। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। अब देखते हैं 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या रही। 19वीं शताब्दी में देखो चय से याद कर लो क्या? चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या बनी? चेतना के विज्ञान के रूप में सामने आई। और चेतना क्या होती है? हम सभी एक राजस्थानी भाषा को समझने वाले विद्वान हैं, तो चेतना क्या होती है? आपने घरे कोई बात हो जाए तो अपन के क्या है? चेतो कर लियो। क्या कहते हैं? चेतो कर लियो। चेतो मतलब क्या है? आपने ठोकर लाग जाए और लागे के कहा चेतो कर लियो। चेतो मतलब जागृत। मन की कौन सी अवस्था? जागृत अवस्था। और ये कहता है कि मन की सिर्फ कौन सी अवस्था का अध्ययन किया जा सकता है? मनोविज्ञान किसका अध्ययन करती है? चेतना का अध्ययन करती है। परंतु ये बात सरेआम गलत थी। और यहाँ अब मनोविज्ञान हो गई है, क्योंकि शताब्दी कौन सी आ गई? 19वीं। और ये अलग कब हुई थी? 1870 में। मनोविज्ञान अब ओरिजिनलिटी में मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र का भाग नहीं रही है। अब देखते हैं कि इसके समर्थक विद्वान कौन कौन थे। समर्थक विद्वान कौन कौन थे? तो देखिए समर्थक विद्वानों में मैंने आपको बताया था विलियम वुंट, एक था आपका टिचनर। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाला था कौन? विलियम जेम्स। एक था जेम्स सली और एक था आपका वाइबस। ये मनोविज्ञान को ये कहते थे कि मनोविज्ञान जो भाग है वो किसका अध्ययन करता है? चेतना का अध्ययन करता है। और चेतना क्या होती है? मन की जागृत अवस्था। जैसे आप आज तैयारी कर रहे हो, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप किसी कोचिंग संस्थान में जा रहे हो, तो आपको जो कोचिंग संस्थान वाला ये बता सकता है कि आप यहाँ क्यों आए हो, आप मेरा वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको नौकरी चाहिए। मैं इतना अध्ययन कर सकता हूँ, परंतु क्यों नौकरी चाहिए, नौकरी लगने के पीछे रीजंस क्या है, इस चीज का अध्ययन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके कौन से मन में है? अंदर दबा हुआ मन है जो दिखाई नहीं देता। कईयों की तो नौकरी लगने के पीछे है कि शायद मैं नौकरी लाग जाऊं तो मेरे गांठी उकड़ जाए, ब्याह हो जाए। कई तो इन खातर तैयारी करने ला रहे। कई यहाँ सोचा है भी मैं नौकरी लाग जाऊं, छोरियां यहाँ सोचा है भी 5-7 साल और काट देंगे, नौकरी लाग जाऊं तो घर रखी कौन कहेगा। तो सभी के नौकरी लगने के पीछे अलग अलग रीजन है। कोई कहता है मुझे ये चीज लेके आनी है नौकरी लगने के बाद, कोई कहता है ये करना है वो करना है। तो ये सभी बातें मैं नहीं जान सकता, परंतु ये जान सकता हूँ कि आप तैयारी करे हो, यथार्थ चेतन अवस्था में हो, पढ़ रहे हो, ये आपकी चेतन अवस्था है जहां आपके पास जवाब है। तो देखते हैं कि यहाँ जो आलोचक आए वो कौन कौन आए थे। तो देखिए आलोचक कौन कौन आए। यहाँ पे जो आलोचक आया था वो आया था वाटसन, सिगमंड फ्राइड और आया था मैकडूगल। अब देखिए मैकडूगल की सबसे पहले बात कर ले। मैकडूगल ने, इनकी किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की किताब है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और इसका पेज नंबर 16। उस पर इसने चेतना को एक बुरा शब्द कहा है
कि चेतना को एक बुरा शब्द कहते हुए आलोचना की है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि मनोविज्ञान में चेतना जैसा बुरा शब्द साधारण प्रयोग में आ गया। चेतना शब्द बहुत बुरा होता है। किसके हिसाब से? मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में लिखा था, और ये कौन सी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पेज नंबर 16 पर इसने आलोचना की है कि चेतना क्या होती है। अगर व्यक्ति को चेतना आ जाए ना, तो उसके लिए मोह माया धर्म कुछ नहीं है। वो सोचता है हम आए हैं संसार में, फिर वो ग्रह त्याग कर देता है, और वो कहता है अगर सभी ऐसा करने लगे तो सृष्टि चलेगी कैसे। इस हिसाब से उसने फिलोसफी के अंदर अपनी ये बात कही थी। तो इसने कहा कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, यानी साइकोलॉजी से बाहर की बात है। ये चेतना जो शब्द है, ये चेतना शब्द आना नहीं चाहिए किसी मनुष्य में। अगर चेतना आ गई तो वो व्यक्ति घर बार सब कुछ छोड़ देता है। तो इसीलिए इस चेतना शब्द को इसने बुरी कर समीक्षा की थी। अब बात करें सिगमंड फ्राइड की। सिगमंड फ्राइड ने यह बताया कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं। मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, मन की 3 अवस्थाएं इसने बताया था कि चेतन मन होता है जी, एक तो चेतन मन। 2 नंबर बताया इसने अर्ध चेतन मन, और 3 नंबर बताया था इसने अचेतन मन। ठीक है, तो ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, मैं इसे डिटेल से करवा रहा हूं, तो यहां से मैं इरेज कर रहा हूं ये कि सिगमंड फ्राइड ने जो मन की तुलना की थी, सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना किससे की थी? तो ये प्रश्न आ गया, तो ध्यान रखना, ये इसका प्रश्न का उत्तर होगा हिमखंड से की थी। हिमखंड का अर्थ होता है बर्फ का टुकड़ा। तो पूछ सकता है कि सिगमंड फ्राइड ने मन की तुलना किससे की थी? तो मन की तुलना जो की थी वो की थी, मन की जो तुलना की थी वो की थी हिमखंड से। तो देखिए कैसे, आपको प्रयोग से समझाता हूं मैं कैसे की थी। ये हमने एक बाल्टी ले ली है, ठीक है। यहां मैं मनोविज्ञान की शब्दावली लिखूंगा और यहां साधारण प्रयोग की लिखूंगा, ठीक है, साधारण प्रयोग की। और इसमें हमने यहां भर लिया है जल। क्या भर रहे हैं? जल भरना है। तो ये साधारण शब्दावली है जल, और मनोविज्ञान में इसको बोलते हैं विचार, ठीक है। जल को मनोविज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं? विचार, और वैसे साधारण में क्या बोलेंगे? जल। तो इसने कहा कि एक बर्फ का टुकड़ा लीजिए, ये साधारण प्रयोग में है बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा। मनोविज्ञान में इसने इसकी तुलना की है किससे? मन से, ठीक है। मन से तुलना कर दी है, बर्फ है, ठीक है। यहां तक हम बर्फ की बात कर रहे हैं। अब ये जो सिगमंड फ्राइड ये कहता है कि जो बर्फ पानी के अंदर डूबी हुई है और पानी के ऊपर है वो क्या क्या है? तो देखिए, बर्फ का जो ऊपर जो भाग दिखाई दे रहा है वो आपका क्या कहलाता है? चेतन। जो टोटल मन का कितना होता है? 1/10 भाग होता है, यानी ऊपरी भाग, हिम का ऊपरी भाग जो तैरता रहता है। मन, आपने देखा होगा, मन एक जगह स्थिर रहता है क्या? मन कभी इधर चला जाता है, कभी मन चंचल होता है, एक जगह टिकता नहीं है, ठीक है। तो यानी ये इधर उधर चलता रहता है। फिर ये नीचे का भाग जो पानी में डूबा हुआ है, निचला भाग जो पानी में डूबा हुआ है, तो देखिए निचला भाग की बात करें तो इसे बोलता है ये अचेतन मन। अब अचेतन मन का भाग मतलब है 9/10, यानी व्यक्ति का जो अचेतन भाग होता है वो 9/10 होता है। यानी सबसे ज्यादा भाग अंदर व्यक्ति की दम्मित इच्छाएं कहाँ होती हैं? यहाँ होती है। और ये कहता है कि जो भाग कभी ऊपर और कभी नीचे जाता है वो क्या कहलाता है? अर्धचेतन मन कहलाता है। जो भाग क्या होता है? चंचल होता है। जो भाग क्या होता है? चंचल होता है, अस्थिर होता है, जो चलता रहता है। बर्फ का वह भाग जो चलता रहता है, कभी डूबता है कभी ऊपर आता है, वो कौन सा मन कहलाया? इसने अचेतन मन कहलाया है। और पेपर में देखिए, पेपर में हमारे सबसे ज्यादा मन कौन सा काम आता है? अर्धचेतन मन काम में आता है कि एक पर्सन के जब 2 उत्तर बन जाए, ये करूं वो करूं, तब कौन सा मन है? अर्धचेतन। वास्तविकता को कौन स्वीकार करता है? चेतन मन। और झूठी कल्पनाएं, मन की दबी हुई इच्छाएं कहाँ? ये अचेतन मन में होती है। तो सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि मन की 3 अवस्थाएं हैं, और ये तो कहता है सिर्फ चेतन मन का अध्ययन किया। तो चेतन मन तो सिर्फ होता ही 1/10 है। अगर मैं 1/10 का अध्ययन करूं तो मैं किसी व्यक्ति का पूर्ण अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा भाग कौन से मन में दबा होता है?
अचेतन मन में दबा होता है। इसीलिए ये जो भाग थी चेतना का अध्ययन, ये भाग भी यहाँ सिगमंड फ्राइड के इन समीक्षाओं की वजह से क्या हो गया था, फेल हो गया था, और वाटसन ने भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, परंतु यहाँ पर आपको फिर मैं ट्रिक से करवा देता हूँ कि आपको यहाँ के समर्थक कैसे याद रखने हैं। तो देखिए, आपको चेतो कद वागो जद पापा रो बूंट आगे लगा हुआ, अपने पापा रो बूंट आगे लगे नहीं, दिन के सुत्या होते और आगे लगे गुस्सो जितो आगे मारे पापो, जितो आगे मतलब जी को जमजे पूरा निशान मंड जे जमजे मतलब विलियम जेम्स, और मुंह से क्या निकले, अली अली निकले, जेम्स सली, ठीक है। और आपको ज्यादा टीचर नहीं करनी है, टीचर यानी मजाक नहीं करना है, तो टीचनर। और अगर किसी को चेता नहीं हो रहा है ऐसे पढ़ाई से, तो घर वालों को कह दो उसे क्या ला दे, वाइफ ला दे, वाइफ से क्या याद कर लो, वाइफ बस याद कर लो, जब वाइफ आएगी तो चेता हो जाएगा ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। अब नेक्स्ट अपना लास्ट पार्ट है मनोविज्ञान का विकास क्रम में। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम में देखो शताब्दी आ गई 20वीं, और वैसे याद कर लो व्यवहार का विज्ञान, या इसे बोल सकते हैं अनुभूति का विज्ञान, ठीक है। अब यहां जो समर्थक विद्वान थे, जो वहां आलोचक थे, वो यहां समर्थक हो जाएंगे। तो पहला कौन था, विलियम नहीं, वाटसन, सिगमंड फ्राइड, मैकडूगल, स्किनर, वुडवर्थ, ये सारे व्यवहारवादी हैं। वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, और जड़ कह दो उसे जुड़ कह दो, बहुत है, गुथरी वगैरह और भी है, परंतु मुख्य याद रखें। इन लोगों ने ये कहा कि मनोविज्ञान है वो वास्तविकता में किसका अध्ययन करती है, मनोविज्ञान अध्ययन करती है व्यवहार का। और हकीकत है, क्योंकि हम 3 बिंदु पढ़ के आए, आत्मा कहाँ है, आंतरिक है, मन कहाँ है, आंतरिक है, और चेतना कहाँ है, आंतरिक है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। परंतु व्यवहार में से क्या करता है, व्यवहार में से क्या होता है, बाह्य होता है, और जो सबको दिखाई देता है। व्यवहार से हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर कर उसका व्यक्तित्व निर्धारण कर सकते हैं कि आदमी कैसा है। बात करने से पता चल जाता है, होता है कि नहीं होता, बात करने से किसी का निर्धारण किया जा सकता है कि आदमी कैसा है। तो ये था आपका व्यवहार। और ये कहते हैं कि व्यवहार के अंतर्गत अगर बात करें तो व्यवहार है जो व्यवहार किसी के भी साथ बात करके आप बता सकते हैं। अनुभूति का मतलब क्या है, अनुभूति का मतलब है एक्सपीरियंस। वो व्यक्ति वो ज्यादा बता सकता है जिसने उस किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को फील किया हो, तो वो व्यक्ति उस वस्तु के बारे में ज्यादा बता सकता है कि ये ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी फिलहाल तो जो भी है, ये अनुभूति जो चीज है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि व्यवहार तो सबके याद है। अब आपको इस बात का ध्यान रखें, अनुभूति का मतलब एक्सपीरियंस क्या है, आपका फीलिंग्स क्या है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आज वर्तमान में व्यक्ति को व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहा जाता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो इसके समर्थक विद्वानों में मैंने आपको बताया था कौन कौन थे, वाटसन था, दोबारा बता रहा हूं, इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, सिगमंड फ्राइड था, ठीक है, वुडवर्थ था, स्किनर था, मैकडूगल था, थॉर्नडाइक था, और एक जड़ था। तो देखिए इसके ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो आप कि एक आदमी था, उसने कहा कि बेटा वाटसन, अपने बेटे से कहा वाटसन, क्या हुआ बेटा, वाटसन, व्हाट मीन्स क्या, वाटसन मीन्स पुत्र, कि क्या हुआ बेटा, तो उसने कहा डैड फ्राई, कि डैड मैं तो फ्राई हो गया हूँ। फ्राई मीन्स मैं ऐसा हो गया हूँ कि मैं फ्राई हो गया हूँ। फ्राई का मतलब यानी मेरी चमड़ी कैसी हो गई है, लकड़ी जैसी हो गई है, फ्राई उखड़ी हुई सी हो गई है। वुडवर्थ, वुड मीन्स होता है लकड़ी, कि डैड मेरी जो चमड़ी है वो फ्राई होके लकड़ी जैसी हो गई है, उखड़ी उखड़ी सी, छिलके जैसी हो गई है। कौन सी, क्या, स्किन, ये देखो कि डैड मेरी जो स्किन है वो लकड़ी जैसी फ्राई हो गई है, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, तू गूगल पे जा, गूगल से याद रह जाएगा आपको, गूगल पे जा, वहां से एक डाई मंगा ले और वो आपको क्या कर देगी, जड़ से उसको फिनिश कर देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इसके समर्थक विद्वान थे। अब इसकी बात करें कि मनोविज्ञान
इस संदर्भ में मनोविज्ञान की बहुत सी परिभाषाएं दी गई, जिनका अध्ययन अगले पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।